हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को बेबस वो देख रहे हैं। और एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है दीपिका कि आपदा क्यों? 2018 से अगर हम देखें तो केरल में कम समय में ज्यादा बारिश का पैटर्न है। 7 साल में 59.2% भूस्खलन यहीं पर है, लगातार हो रहे हैं। अरब सागर के गर्म होने से बेहद घने बादल बन रहे हैं। इससे केरल में कम समय में भारी बारिश की घटनाएं और भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। देश के 80% से 85% भूस्खलन अब केरला में होते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो जानने की आपको जरूरत हो जाती है। वायनाड पहाड़ी जिला है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। यहाँ 2100 मीटर तक ऊंचे पहाड़ हैं और मॉनसून में ये भूस्खलन के लिए बेहद संवेदनशील है। जहां घटना हुई है वहां 2 हफ्ते से बारिश हो रही है और अभी भी, जैसे दीपिका ने जिक्र किया, आईएमडी का अलर्ट है। अभी भी बारिश यहां पर और ज्यादा सताएगी। जाहिर सी बात है, देखिए राहत अभी देने की उम्मीद नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि प्रशासन पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम भी यही गुहार लगाएंगे कि बहुत ज़रूरी ना हो तो बिल्कुल घरों से बाहर ना निकलिए। और देखिए ये आपदाएं जब आती हैं ना तो कह सकते हैं मोनिका कि पूरा का पूरा राज्य हिल जाता है। दिक्कतें बहुत आती हैं और संभलने में जो वक्त लगता है वो अलग होता है। हालांकि समय समय पर आपको बता दें कि चेतावनी जाहिर की जाती है, लेकिन कहते हैं कि ना प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। ऐसा ही कुछ फिलहाल केरल में देखने को मिल रहा है। और चलिए मोनिका, बिल्कुल। और देखिए पूरे गांव जो है वो तबाह हो गए हैं, पूरे गांव जमींदोज हो गए। एक घर बनाने में एक इंसान को कितना वक्त लगता है और उसके बाद जब इस तरह की आपदाएं आती हैं, चुटकियों में, पल भर में सब आपके सामने नष्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देश की राजकोषीय समझदारी दुनिया के लिए आदर्श है, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही। द इकोनॉमिक टाइम्स के फ्रंट पेज पे इसको जगह मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी मंगलवार के दिन जो है संबोधित किया था, संबोधन के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा कि भारत का राजकोषीय विवेक दुनिया के लिए एक आदर्श है, क्योंकि हम विकास और उच्च मुद्रास्फीति के वैश्विक परिदृश्य में उच्च विकास और कम मुद्रास्फीति वाला देश है। यही वजह है कि ये विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दुनिया भर में विकास में 16% का योगदान दे रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्रीय बजट विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप है। 23 जुलाई को बजट पेश किया गया था। बजट केवल आवंटन बढ़ाने या कर कम करने के बारे में नहीं था, बल्कि सुशासन के बारे में था। देखिए मोदी ने कई तमाम बड़ी बातें कही। नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में तमाम बातें कही विकसित भारत की और यात्रा। केंद्रीय बजट है ये 2024-25 का, यानी कि आप इसको एक नज़रिए से मत देखिए। आप ये मत देखिए कि राज्यवार हमने किसको फ़ायदा दिया है या किसको फ़ायदा नहीं हुआ है। तमाम बड़ी बातें यहाँ पर कही गई हैं। द आस्क द इंडस्ट्री टू स्टेप अप UP अप प्रेजेंस इन द अनराइज सेक्टर्स सच एज द ग्रीन एनर्जी और सिमिकॉन। तो तमाम बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा है कि द गवर्नमेंट डज नॉट लैक पॉलिटिकल विल एल ऑल द पॉलिटिशियन विद गाइडेड बाय द नेशन फर्स्ट अप्रोच, यानी कि नेशन सबसे पहले होगा, देश सबसे पहले होगा। इस बात की बात कही गई है। आगे कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ट्यूसडे exhorting the India INC to the seize the golden chance to play its role, achieving the goal of Vikasit Bharat 2047 and 2047 and the 100th anniversary of the Independence Day। उन्होंने कहा कि देखिए ये जो बजट है और ये कहीं ना कहीं एक स्वर्णिम खाका खींचने की हम कोशिश कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की रहे हैं कि आप राज्यवार इसको फायदे के तौर पे ना देखें, बल्कि ये नेशन की तौर पे आप देखें कि नेशन कैसे प्रोग्रेस करेगा। अमृत भारत में हम किस तरीके से प्रवेश कर चुके हैं और जब तक हमारा 100 साल आज़ादी का हो जाएगा तब तक हम बहुत प्रगति कर चुके होंगे। ये तमाम बड़ी बातें कहने की कोशिश की गई। बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को वो भी बता देते हैं। दिल्ली शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक्स पर पोस्ट किया है, 10 बजे कोचिंग सेंटर से जुड़ी बड़ी घोषणाएं की जाएंगी। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में जिस तरह से बड़ी दुर्घटना हुई उससे जुड़ी बड़ी घोषणाएं 10 बजे की जाएंगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने पोस्ट किया है, ऐलान किया है 10 बजे आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार होगा और देखना होगा कि कोचिंग सेंटर से जुड़ी क्या बड़ी घोषणाएं जो है वो की जाती हैं दिल्ली सरकार द्वारा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में आपने देखा बेसमेंट में किस तरह से इंस्टीट्यूट चल रहा था, कोचिंग सेंटर चल रहा था, जहां पर पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की मौत हुई है। और उसके बाद से लगातार इस मामले पर न सिर्फ राजनीति गर्मा रही है बल्कि तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की शिक्षा मंत्री का पोस्ट आया है, 10 बजे बड़ा ऐलान होगा। देखिए अभी सवालों के घेरे में न सिर्फ
कोचिंग सेंटर आ गए हैं, बल्कि आप देखिए शिक्षा मंत्री आतिशी और दिल्ली सरकार भी सवालों के घेरे में है। साफ तौर पे आपको बता दें, जिस कोचिंग संस्थान का जिक्र किया जा रहा है, 2020 में इसे एनओसी दी गई थी और कहा गया था नगर निगम के द्वारा कि सभी काम आसानी से किए जा सकते हैं। हालांकि जो पार्किंग एरिया है उसमें सिर्फ वाहनों को पार्किंग करने की अनुमति थी, लेकिन इस सवाल यही खड़ा हुआ कि समय समय पर क्या आपने कार्रवाई की, क्या आपने जानकारी जुटाई, और ऐसा नहीं हुआ तो इसका परिणाम ये हुआ कि वहां पर लगातार आपको बता दें कि इंस्टीट्यूट चल रहा था और 3 बच्चे काल के गाल में समा गए थे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। बजट पर दुष्प्रचार, भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। निर्मला सीतारमण ने इस खबर को जगह दी। अमर उजाला ने इस खबर को छापा है, निर्मला सीतारमण की इस खबर को, जहां बजट 2024 पेश होने के बाद संसद में जब विपक्ष हमलावर हुआ तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंकड़ों की जो आंकड़े हैं सभी को रखा और आंकड़ों की तलवार से सभी आरोपों को काटने की कोशिश की। इस दौरान वित्त मंत्री ने महंगाई से लेकर बेरोजगारी, किसानों से लेकर महिलाओं तक को मजबूत समर्थन बनाने के लिए सरकार के उठाए कदम और बजट में किए गए आंकड़े के जो प्रावधान है उसको पेश किया गया। ये देखिए, आपको हेडलाइन में दिखा रहे हैं, बजट पर दुष्प्रचार, भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हैं कल कहती हुई नजर आई। देखिए, चर्चा हुई है उनके भाषण से पहले जाहिर तौर पर, और उसके बाद निर्मला सीतारमण ने चर्चा का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि किसी राज्य की अनदेखी नहीं की गई है बजट के दौरान। यूपीए सरकार में भी नहीं होते थे सभी राज्यों के नाम, तो ऐसे में इस दफा सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं के इस दावे को भ्रामक बताया उन्होंने, और कहा कि अगर बजट भाषण में किसी राज्य का नाम नहीं लिया जाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कोई बजटीय आवंटन नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने और विदेशी निवेशकों को संदेश देने के लिए ये साजिश रची जा रही है कि देश निवेश के लिए सुरक्षित नहीं है। ये गलत है, ये निर्मला सीतारमण ने कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य को धन देने से इनकार नहीं किया गया है। याद भी दिलाया कि पूर्व की यूपीए सरकार के बजट भाषण में सभी राज्यों के नामों का उल्लेख नहीं किया जाता था। उन्होंने कहा कि 2004 से 2008 तक में भी किसी राज्य का नाम नहीं शामिल किया गया था। 2004 से 5 में 17 राज्यों का नाम नहीं लिया गया था। मैं तत्कालीन यूपीए सरकार के सदस्यों से पूछती हूँ कि क्या उस वक्त उन 17 राज्यों को पैसा नहीं दिया गया था? देखिए, यही हमने कहा, जो खबर की तासीर है वह यही कि कहीं ना कहीं जो आंकड़े गिनाए हैं निर्मला सीतारमण ने, वो आंकड़े इतने ज़बरदस्त रहे कि तमाम आरोपों को वो काटते नजर आए हैं। ऐसे पहले हमने खबर आपको दिखाई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा था कि हमारा लक्ष्य विकसित भारत है, जो कि हम कहीं ना कहीं जो विजन रहा है साल 2047 तक विकसित भारत का बनाने का है, और ये बजट भी इसी दिशा में हमने पेश किया है। तो फिलहाल तमाम बड़ी बातें और तमाम बड़ी बातों ने अपना ध्यान आकर्षित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, देखिए, जिनकी जाति का पता नहीं वो कर रहे हैं जातीय जनगणना की बात। अनुराग ठाकुर ने कहा है, नवभारत टाइम्स में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। संसद में मंगलवार को बजट पर चर्चा हो रही थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर एक दूसरे से जातीय जनगणना के मुद्दे पर भिड़ गए। इन दोनों की बहस में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कूद गए। दरअसल राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा में कहा था कि देश का बजट बनाने वालों में दलित और ओबीसी जातियों को शामिल नहीं किया जाता। उन्होंने हलवा सेरेमनी की फोटो दिखाते हुए सदन में पूछ लिया था कि इसमें पिछड़ी और दलित जातियों के कितने लोग हैं। राहुल ने जाति जनगणना कराने की डिमांड रखी थी। मंगलवार को अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में भाषण देते हुए कह दिया कि जिसको जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है। देखिए, ये बड़ा तंज यहाँ पर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पे लगाया। जाति पर राहुल अनुराग के बीच तीखे तीर चले अखिलेश ने भी सवाल खड़े किए हैं। तो फिलहाल देखिए, सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना इस देश को 80% लोगों की मांग है। ये प्रियंका गांधी ने अपनी बात रखी थी। इस बीच आपको बता दें कि जाति कैसे पूछ सकते हैं। राहुल और अनुराग के बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच एसपी चीफ अखिलेश यादव ने दखल दिया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से किसी सदस्य की जाति नहीं पूछी जा सकती। उन्होंने कहा कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। अखिलेश ने
ठाकुर का नाम लिए बिना कहा कि वे मंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं, बड़ी बात कर रहे हैं, आप जाति नहीं पूछ सकते। तो फिलहाल अनुराग ठाकुर ने अपने बचाव में कहा किसी का नाम नहीं लिया। आसन पर उस समय बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल बैठे हुए थे। तो राहुल गांधी ने किस तरीके से कहा था कि देखिए, जब हलवा सेरेमनी हुई थी, उस हलवा सेरेमनी की फोटो दी थी और सबको दिखाते हुए कहा था कि जातिगत जनगणना करवाना अनिवार्य है और यदि हम सत्ता में आते तो जातिगत जनगणना हम जरूर करवाते। और इसी को लेकर पहले भी जो सरकार है, एनडीए है, उन्होंने कहा था कि आप जातिगत जनगणना पर ध्यान मत रखिए, आप आर्थिक आधार पर जो विभाजन है उसको किया जा सकता है, उसके आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है, ना कि जाति के आधार पर। ये तमाम बड़ी बातें सामने आई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मोनिका। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन के लिए विधेयक को पारित किया है। द हिंदू में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया। इसमें महिला को धोखे से शादी करने, अवैध रूप से उनका नाम परिवर्तन कराने के दोषी पाए जाने पर अधिकतम कारावास की सजा का प्रावधान कानून को सख्त बना दिया गया। विधेयक में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के इरादे से महिला, नाबालिग या किसी का यौन शोषण करता है, धमकी देता है, हमला करता है, शादी करता है, वादा खिलाफी करता है या इसके लिए साजिश रचता है या तस्करी करता है, तो उसका अपराध गंभीर श्रेणी में ही रखा जाएगा। ऐसे मामले में अब 20 साल की सजा, आजीवन कारावास का प्रावधान है, जबकि 10 साल 50 साल रुपए के 50,000 के जुर्माने का प्रावधान था। संशोधित प्रावधानों के तहत कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन के मामले में प्राथमिकता दर्ज करवा सकता है। तो देखिए, ये जो है कानून पहले ही आया था, 2021 में पारित किया गया था, लेकिन संशोधन इसमें जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। और जैसे कि सभी जानते हैं, योगी आदित्यनाथ की छवि के विषय में, ऐसे में उत्तर प्रदेश में इसमें संशोधन हुआ है, ये एक बड़ी बात है। और देखिए, सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है। साथ ही साथ खासतौर पे जिसमें टारगेट किया गया वो किया गया जो ग्रुप में धर्मांतरण होते हैं, ग्रुप में होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं टारगेट किया गया और कहा गया कि इसके तहत अगर कहीं ना कहीं किसी को लालच दिया जाता है, उन्हें भड़काया जाता है धर्म बदलने के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। उम्र कैद तक की सजा की बात कही जा रही थी। पहले भी जो है इससे ये भी कहा गया था कि बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं, जब ये कानून बनाया गया था उसके बाद इन केसेस में कमी आई थी। और अब ये भी बात सामने आ रही है, चूंकि इसमें संशोधन अब किया जा रहा है, कानून और कड़े हो गए, तो जाहिर तौर पर इसमें और कमी आएगी, चूंकि लगातार धर्मांतरण के जो केसेस थे वो बढ़ते जा रहे थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली के राव कोचिंग सेंटर ने ड्रेनेज ब्लॉक किया। मुख्य सचिव ने रिपोर्ट में ये खुलासा किया। कई सवाल खड़े किए गए हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया में इस खबर को जगह दी गई। राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 विद्यार्थियों की मौत के मामले में खुलासा हुआ कि संस्था ने ही ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था। दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट में इस बात के तथ्य सामने आए कि संस्थान में सुरक्षा बचाव की कोई व्यवस्था थी ही नहीं। दिल्ली सरकार को और सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक कोचिंग संस्थान ने नाले के ऊपर से कवर कर दिया। संस्थान का पार्किंग स्थल सीधे सड़क से मिलता है और भारी बारिश की स्थिति में सड़क पर आने वाला पानी नाले में जाने की बजाय सीधा पार्किंग में जा सकता है। सुरक्षा स्टाफ भी वहां मौजूद नहीं था। अगर स्टाफ होता तो पानी भरने की स्थिति में सतर्कता बरती जा सकती थी और विद्यार्थियों की जान बच सकती थी। तो देखिए, हेडलाइन आई है, कोचिंग सेंटर नॉट ड्रेन्स टू ब्लेम फॉर फ्लडिंग। एमसीडी की तरफ से कहा गया है। देखिए, एमसीडी ने बात तो कह दी है, लेकिन क्या इस बात की निगरानी रखने की जिम्मेदारी एमसीडी की नहीं बनती है? ये जो सवाल एमसीडी अब उठा रही है, क्या इससे पहले कभी इस बात पर ध्यान दिया गया कि यहाँ पर जो तमाम ड्रेन्स हैं उन्हें कवर किया जा रहा है? ये काम भी जाहिर तौर पर एमसीडी के जिम्मे आता है कि एमसीडी निगरानी भी रखे। कानून आपने बना दिए हैं, नियम आपने बना दिए हैं, लेकिन नियमों को ताक पर कौन रख रहा है, उनका पालन कोई कर रहा है नहीं कर रहा। इस तरह के भी तमाम प्रावधान होते हैं। महज ये कह देने भर से कि कोचिंग सेंटर की जिम्मेदारी है, ड्रेन्स को उन्होंने यहाँ पर जो है हाइड किया है, ढका है, हमने नहीं किया है, ये कह देने भर से मुझे नहीं लगता कि शायद एमसीडी अपना पल्ला झाड़ सकती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब आपके पास जिम्मेदारी होती है तो अकाउंटेबिलिटी भी होती है और एमसीडी इस बात से पूरी तरीके से पल्ला झाड़ रही है। जैसा कि जिक्र भी किया गया था, 2021 में आपने एनओसी दे दी, लेकिन क्या उसके बाद आपने ध्यान रखा? क्या समय समय पर निरीक्षण किया गया? यदि समय समय पर निरीक्षण किया जाता तो शायद ये नौबत आती ही नहीं। चलिए मोनिका, आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्मृति में दर्ज मनु एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। भाकर, मनु भाकर। दैनिक जागरण के फ्रंट पेज में इस खबर को जो है
तरजीह मिली। हालांकि देखिए कल की तो बड़ी खबर थी, तो हर अखबार में आपको ये खबर मिल जाएगी। भारत की स्टार शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में इतिहास रच दिया। वो ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली देश की पहली महिला निशानेबाज बन गई है। उन्होंने महिलाओं के व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कांस्य पदक जीता था। अब मनु ने मंगलवार को सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित मिक्स्ड डबल्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत को एक और कांस्य पदक दिलाकर इतिहास रच दिया है। मनु एक और कांस्य पदक जीतने के साथ ही एक ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारतीय एथलीट बन गई है। देखिए ये खबर आपको गौरवान्वित करेगी। जी हाँ, जैसे कि टोक्यो ओलंपिक में जिक्र किया गया था कि टोक्यो ओलंपिक में बहुत शानदार प्रदर्शन भारतीयों का देखने को मिला था और यही उम्मीद भी पेरिस ओलंपिक से लगाई जा रही है। मनु का जिक्र किया जा रहा है तो देखिए कांस्य पदक के लिए किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको धन्यवाद दिया, उनको बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे निशानेबाज हमें गौरवान्वित करना जारी रख रहे हैं। कांस्य पदक जीतने पर मनु भाकर और सरबजोत सिंह को बधाई। दोनों ने शानदार कौशल टीम वर्क दिखाया। भारत बेहद खुश है। मनु का यह लगातार दूसरा पदक है जो उनकी निरंतर उत्कृष्टता और समर्पण को बानगी पेश करता है। तो देखिए भारत ओलंपिक में जो रहा, हॉकी टीम का हम जिक्र करते हैं तो आयरलैंड को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। तीरंदाजी में भजन कौर प्री क्वार्टर फाइनल में है, अंकिता धीरज बाहर हुए हैं। पुरुष ट्रैप क्वालिफिकेशन में पृथ्वीराज 21वें स्थान पर है, यानी कि मनु और सरबजोत ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में ये कांस्य पदक अपने नाम किया, जो कि आप और हम सभी को गौरवान्वित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेल में अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। सुनीता केजरीवाल ने एक बार फिर से बात कही है। देखिए द इकोनॉमिक टाइम्स में इस खबर को जगह दी गई है। जेल में बंद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी एक बार फिर से सामने आई। जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए ये विरोध प्रदर्शन कल ही देखा जा रहा था, जब कहा जा रहा था कि INDIA गठबंधन के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो प्रदर्शन करेंगे, रिहाई की मांग की जाएगी। इस दौरान सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का दावा कि उनके पति को जेल में जान का खतरा है। विपक्षी दलों के नेताओं ने रैली के दौरान भारत माता जय, तानाशाही खत्म करो के नारे भी लगाए हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर झारखंड से है। झारखंड में हावड़ा से मुंबई जा रही ट्रेन की पटरी से उतरने से 2 लोगों की मौत हो गई। दैनिक भास्कर में खबर को तरजीह मिली है। तो झारखंड के चक्रधरपुर के पास मंगलवार को हावड़ा और मुंबई के बीच एक ट्रेन 18 डिब्बे पटरी से उतर जाने से 2 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए। दक्षिण पूर्व रेलवे के प्रवक्ता ओम प्रकाश चरण ने बताया है कि मृतक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जा रही थी। ट्रेन संख्या 12810 के बीच B4 कोच में यात्रा कर रहे थे। रेलवे ने बताया कि मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही को सुचारू बनाने का प्रयास जारी। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपए, सामान्य रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा कर दी गई है। तो देखिए ये कल की बड़ी खबर थी। हावड़ा मुंबई मेल ने बेपटरी मालगाड़ी को टक्कर मारी। ये भी एक ट्रेन हादसा जो है वो देखने को मिला था। और इसके अलावा हमने झारखंड की जो खबर आपको बताई है। देखिए इसमें जो रेलवे है उस पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि लगातार देखिए आप जो हादसे हैं, चूँकि डिरेल होने की खबरें लगातार सामने आई हैं और देखा जाए तो रेलवे जो है वो मुआवजे का ऐलान करके तिश्री कर देती है। बिल्कुल, देखिए ये बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त 120 की स्पीड पर ट्रेन थी, जिसके बाद 18 कोच जो है वे बेपटरी हो गए हैं। हर 5 दिन में एक नया हादसा हो रहा है, न ट्रैक की सही से जांच हो रही है, ना नियमों का पालन हो रहा है। यही बड़ी वजह है कि लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं। लोगों को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। जाहिर तौर पर लोगों के बीच डर का माहौल तो हो ही रहा है, क्योंकि आप अपनी विश्वसनीयता लगातार खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी सिस्टम फेलियर हो जाता है या कभी कभी अन्य वजह हो जाती है, खामियाजा सिर्फ और सिर्फ यात्रियों को भुगतना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली के बेड़े में 320 ई बसेस शामिल। अब बसेस की संख्या जो है वो 7600 हुई है। नव भारत टाइम्स में इस खबर को तरजीह दी गई है। अधिकारियों ने बताया है कि दिल्ली में जो है सरकार ने मंगलवार को अपने बेड़े में 320 नई 12 मीटर इलेक्ट्रिक बसेस शामिल की है, जिससे शहर की सड़कों पर चलने वाली सार्वजनिक बसों की कुल संख्या 7683 हो गई है, जिनमें से 1970 ई बसें हैं। नई ई बसों को मंगलवार को सराय काले खां में बास थीम वाले पार्क मासेरा में एक समारोह में उपराज्यपाल BK सक्सेना
और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने हरी झंडी दिखाई। ये ई बसें दिव्यांगों के अनुकूल, शोर रहित, जीपीएस सीसीटीवी कैमरों से लैस और 2 तरफा केंद्रीयकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र से जुड़े पैनिक बटन से लैस है। देखिए, इस खबर को जगह दी गई है एनबीटी में, और तस्वीर भी जहां पर परिवहन मंत्री और एलजी ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 50 रुपये प्रति किलोमीटर रनिंग का जिसकी कॉस्ट रखी गई है, 50 रुपये प्रति किलोमीटर रखी गई है। 80 से 85 प्रति किलोमीटर रनिंग कॉस्ट आता है सीएनजी बसों का। तो इलेक्ट्रिक बसों की रनिंग कॉस्ट भी कम हो गई है। तो परिवहन मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसें न केवल पर्यावरण संरक्षण में मददगार बन रही हैं, बल्कि इनके परिचालन की लागत भी सीएनजी बसों के मुकाबले काफ़ी कम है। उन्होंने ये भी कहा कि 1500 इलेक्ट्रिक बसों के पहले बेड़े की रनिंग कॉस्ट तकरीबन 50 रुपये प्रति किलोमीटर आ रही है, जबकि सीएनजी बसों की रनिंग कॉस्ट सब मिलाकर 80 से 85 रुपये के पास है। इस लिहाज से इलेक्ट्रिक बसें जो है काफ़ी किफ़ायती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बारिश की बात करते हैं। दिल्ली में बारिश के बावजूद जुलाई में उमस, अगस्त में कुछ राहत मिलने की संभावना है। द हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है। जुलाई में 2200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज किए जाने के बावजूद दिल्ली में गर्म और आर्द्र मौसम दर्ज किया गया। इसमें कम से कम हवा की जो गति है, उच्च नमी है, सक्रिय मौसम प्रणालियां हैं कि अनुपस्थिति रही। और विशेषज्ञों ने कहा कि मानसून की रेखा मुख्य रूप से दिल्ली एनसीआर के दक्षिण में मध्य भारत के करीब रही। इसके परिणाम स्वरूप केवल हल्की से मध्य बारिश हुई है। भारत मौसम विज्ञान ने आईएमडी के अनुसार दिल्ली का औसत अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज, जो कि दीर्घ अवधि के औसत से थोड़ा अधिक था। बिल्कुल। और देखिए, जहां तक हम बात कर रहे हैं, थर्मल असुविधा को 28.9 डिग्री सेल्सियस के उच्च औसत वेट बल्ब तापमान द्वारा उजागर किया गया है, और इसमें कई दिन 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा भी थे। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अभी भी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और वो जो अगर हम देखें मौसम में बदलाव मिलना चाहिए था वो नहीं हुआ है। कहीं तो बाढ़ की स्थिति बन गई है, और अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो गर्मी अभी भी अपने चरम पर है, और अभी भी राहत जो है वो आम जनता को मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। देखो, दिल्ली वासियों को इंतजार है कब झमाझम बारिश हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। इजरायल ने हिजबुल्लाह में बेरूत में मारे गए लोगों की मौत का बदला लेने के लिए हमला किया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी। इजरायली सेना ने कहा कि उसने मंगलवार को बेरूत में हिजबुल्लाह कमांडर के खिलाफ एक लक्षित हमला किया। इसके बारे में उसने कहा कि गोलान हाइट्स में एक जिम्मेदार था, यानी कि वो हमले के लिए जिम्मेदार था। इसमें वीकेंड में 12 बच्चे और किशोर मारे गए थे। रॉयटर्स के प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि शाम तकरीबन 7:40 पर एक जोरदार धमाका हुआ। दक्षिणी उपनगरों लेबनान सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के गढ़ में ऊपर धुएं का गुबार देखा गया। इजरायली रक्षा बलों ने एक बयान में कहा, आईडीएफ में मजदल शम्स में बच्चों की हत्या कई अन्य इजरायली नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए, इजराइल स्ट्राइक्स हिजबुल्लाह इन बेरूत टू एवेंज डेथ्स, ये एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें हिजबुल्लाह जो है लगातार इजराइल के साथ उसकी मुठभेड़ जो है वो देखने को मिल रही है। दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं, और अभी भी ये जो युद्ध की स्थिति है बनी हुई है। अगर हम देखें तो हाल ही में जिस तरह से लोगों को मारा गया है, तो 12 बच्चे इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं, और अभी भी अगर हम देखें तो धुएं का गुबार यहाँ पर नज़र आ रहा है। लगातार पूरा इलाका जो है उसमें वो चीज़ महसूस की जा सकती है कि किस तरह से यहाँ पर ज़ोरदार धमाका हुआ है, स्ट्राइक्स हुए हैं, हमले किए गए हैं। बहुत सारे बच्चों की इसमें जाने गई हैं, बहुत सारे मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। और ये वाकई में बहुत दुखद है, चूँकि युद्ध से किसी का भला होता नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो लगभग 2 से 3 साल से युद्ध चला आ रहा है, उस पर कोई भी लगाम नहीं लग पा रही है, और खामियाजा सिर्फ और सिर्फ मासूमों को ही भुगतना पड़ रहा है। चलिए, इसी के साथ आज के लिए सुर्खियाँ अखबार की में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ख़ास खबरों को लेकर। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।